नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। 20वां प्रश्न जो अपना है वो ये है कि सक्षम साक्षी यानी कंपेटेंट विटनेस से आप क्या समझते हैं। इसके मुख्य बिंदु हम देखेंगे, किस किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मेनली हम इसमें 5 पॉइंट देखेंगे, जिसमें सक्षम साक्षी कौन होता है, अवयस्क व्यक्ति के संदर्भ में देखेंगे, मूक व्यक्ति के संदर्भ में देखेंगे, पागल व्यक्ति के संदर्भ में व पति पत्नी के संदर्भ में। चलिए तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है सक्षम साक्षी कौन होता है। तो मनुस्मृति में जो सक्षम साक्षी नहीं है, यानी उन मनुस्मृति उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो सक्षम साक्षी नहीं है, वो कौन कौन सी है। गूंगा, बहरा, वृद्ध, बालक, स्त्री, मदोन्मत्त यानी शराब इत्यादि का पान करने वाला, पागल व्यक्ति, क्रूर, चोर, महापातक और रोगी व सन्यासी व्यक्ति को मनुस्मृति में सक्षम साक्षी नहीं माना है। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार सक्षम साक्षी उसे माना है जो पूछे गए प्रश्नों को समझने की क्षमता रखता है और ऐसे प्रश्नों का युक्तियुक्त उत्तर दे सके, उसे सक्षम साक्षी माना गया है। कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में फिट बैठता हो, अगर वह प्रश्नों को सही से समझ रहा है और उनका युक्तियुक्त उत्तर दे रहा है तो उसे सक्षम साक्षी माना जाएगा धारा 118 के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है इसमें अपना कि अवयस्क व्यक्ति क्या है। दूसरा जो अपना अवयस्क व्यक्ति किसे मानेंगे, तो अवयस्क व्यक्ति सक्षम साक्षी जो है जब माना जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अवयस्क है उसे सक्षम साक्षी कम माना जा सकता है, जब माना जा सकता है जब पूछे गए प्रश्नों को वह समझ रहा है और उनका युक्तियुक्त उत्तर दे रहा है, तब वह अवयस्क व्यक्ति सक्षम साक्षी की श्रेणी में आ जाएगा। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि सक्षम साक्षियों की क्षमता के लिए कोई आयु का निर्धारण नहीं है। इसके संदर्भ में हम केस भी देख लेते हैं। दातो बनाम स्टेट का केस है, जिसमें 5 वर्षीय लड़की द्वारा अपनी सौतेली माँ द्वारा देखा गया कि उसकी जो बहन है उसको कुएं में फेंक दिया गया और उसने इस तरह का बयान दिया कि उसकी छोटी बहन को सौतेली माँ ने कुएं में फेंक दिया, और इस बच्ची का बयान सक्षम साक्षी के रूप में एक न्यायालय ने माना। ठीक है, क्योंकि आयु सक्षम साक्षी के लिए निर्धारित नहीं करती, लेकिन जरूरी यह है कि ये बच्ची प्रश्न को समझ रही है, उनका सही उत्तर दे रही है। एक गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में माना। इसमें सेकंड केस है प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें 14 वर्षीय बालक ने हत्या के संदर्भ में बयान दिया, जिसे और न्यायालय ने एक सक्षम साक्षी के रूप में उसके बयान को दर्ज किया और उसे सक्षम साक्षी माना। तीसरा पॉइंट अपना मूक व्यक्ति को कब सक्षम साक्षी माना जा सकता है, धारा 119 के अंतर्गत। तो बोलने में जो असमर्थ है वो बोधगम्य हो सकता है। कब, किसके द्वारा बोधगम्य हो सकता है, अपनी बातें लिखकर, संकेतों द्वारा, खुले न्यायालय में चिन्ह द्वारा या दुभाषी के सहारे से अगर वह प्रस्तुत कर सकता है तो मूक व्यक्ति भी सक्षम साक्षी हो सकता है। फोर्थ है अपना पागल व्यक्ति को कब सक्षम साक्षी माना जा सकता है। पागल व्यक्ति को सक्षम साक्षी जब माना जा सकता है जब प्रश्नों को समझे और उनका युक्तियुक्त उत्तर दे, तब वह एक सक्षम साक्षी की श्रेणी में आ जाएगा। अपना जो फिफ्थ पॉइंट है वो है पति एवं पत्नी के संदर्भ में, धारा 120 के अंतर्गत। तो पति पत्नी अपने बाद में सक्षम साक्षी हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध भी सक्षम साक्षी हो सकते हैं। इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं जारता के आधार पर। यानी मान के चलो अगर विवाह विच्छेद जारता का आधार है तो पत्नी जो है पति के संदर्भ में उसके अपने बचाव के लिए यह तथ्य प्रस्तुत कर सकती है कि जब वह उसने गर्भ धारण किया है उस समय अवधि के अंतर्गत पति की जो पहुंच थी उस तक थी और
वह किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं थी। तो ऐसे पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और पति को भी पूरा अधिकार है कि पति ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है उसके विरोध में कि उस समय उसकी पहुंच नहीं थी, जिस समय अवधि में उसकी गर्भ धारण की अवधि चल रही थी। तो ये आपके दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सक्षम साक्षी हो सकते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।